जिन भी बच्चों को ऑटिज़्म है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो किस तरीके से इसको डील करें और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका कोई क्योर है या नहीं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा। आपको बता दें कि जानी-मानी पेडियाट्रिशियन में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी जो भी बच्चों को ऑटिज़्म होता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से उनके बच्चों को ट्रीट करें, किस तरीके से डील करें और साथ ही साथ ये भी कि इसका कोई क्योर है या नहीं? क्या ये बच्चे कभी ठीक हो सकते हैं या नहीं? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है और ये हम सबके दिमाग में ये बहुत आता है कि ऑटिज्म, अगर मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया तब क्या। एज अ पेरेंट ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है किसी के लिए कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चे की श्रेणी में नहीं आता है। और पेरेंट्स जनरली डिनायल मोड में रहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका बच्चा बाकी बच्चों से अलग है और इस डिनायल मोड में वो अपना बहुमूल्य समय गवा देते हैं। तो सारे पेरेंट्स से मेरी ये दरखास्त है कि अगर आपके बच्चे में थोड़े से भी कुछ भी इसके लक्षण नजर आए तो आप प्लीज कृपया करके अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ये बच्चे अलग जरूर हैं, तो इसलिए इनको समझाने का तरीका, इनके साथ रहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और जैसे जैसे अगर पेरेंट्स को जानकारी मिलती है और ये इन बच्चों को समझना शुरू करते हैं तो इनके साथ रहना भी आसान हो जाता है। जहाँ तक कि थेरेपीज की बात करें तो ऑटिज्म के लिए काफ़ी सारी थेरेपीज पॉपुलर है, जिनमें से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेसिफिकली जो सेंसरी इश्यूज जिन बच्चों के हैं या जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, इन सारे बच्चों को काम करने के लिए, उनको शांत करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज एबीए थेरेपी, जो अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी, जिन बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज आते हैं जैसे कि एक्सेसिव रोना या बिल्कुल बात नहीं सुन पाना या इमोशनल आउटबर्स्ट होना, मेल्टडाउन होना, बिना जाने किसी वजह से अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है या किसी और तरह के भी बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, तो उन सब के लिए बिहेवियरल थेरेपी या एबीए थेरेपी जिसके नाम से बहुत पॉपुलर है, वो काफ़ी कारगर रहता है। उसके अलावा स्पीच थेरेपी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते या बोलते तो हैं बट जिनको कम्युनिकेशन के इश्यूज है। जैसे कि आपने उनसे कुछ पूछा और वो उस बात को समझ के उसका जवाब दे पाए। जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्पीच थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए स्पेशल एजुकेशन, यानी कि उनको पढ़ाने का तरीका बस मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ये बच्चे क्या मेंटल लेवल या जो आईक्यू असेसमेंट कहते हैं, इन जनरल 80% बच्चे जो ऑटिज्म से जूझते हैं उनका आईक्यू विद इन नॉर्मल लिमिट्स होता है। तो ये अगर हम लोग अपने पढ़ाई के तरीके को थोड़ा सा चेंज करके इन बच्चों के हिसाब से करिकुलम डिजाइन करें तो ये बच्चे काफी हद तक पढ़ लिख सकते हैं। और यदि इन सब चीजों को हमने समय रहते, यानी कि विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट कर दिया, तो 4 साल 5 साल तक होते होते बच्चे काफी हद तक अपनी समस्याओं को खुद कोप अप करना सीख जाते हैं और नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट हो जाते हैं। मैम साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी जो ऑटिज़्म के बच्चे हैं, अगर इनके हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो इनका फ्यूचर क्या हो सकता है? अ, जैसे कि एज पेरेंट्स हम लोग सबको लगता है कि हमारे बच्चे अगर उन न्यूरोटिपिकल नहीं है, कुछ अलग है, जिनको इन बच्चों को हम लोग न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे कहते हैं, तो अगर हमारे बच्चे थोड़े अलग हैं तो ये शायद भविष्य में कुछ ना कर पाए, या हम लोग ऐसे भी अपने हर बच्चे के भविष्य को लेके थोड़ी चिंता में रहते ही हैं। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब में ऑटिज्म के कुछ लक्षण पाए गए थे। ये बच्चे बहुत ही, इनका विजन बहुत ही क्लियर और नैरो रहता है। ये बच्चे जो भी करते हैं बहुत डेप्थ में घुसकर करते हैं। तो ये अच्छे शेफ बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे स्विमर बन सकते हैं। जो माइकल फेल्प्स है वो
खुद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के हैं और वो इतने अच्छे स्विमर हैं। तो हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं कि बस हमें उनकी प्रतिभा को पहचानना है और उनको समय रहते बढ़ावा देना है, तो वो जरूर अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे।